गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड में मैं मैनेजमेंट के अंतर्गत पिछले कुछ वीडियो से आपको समन्वय के टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि समन्वय क्या होता है और समन्वय की क्या परिभाषाएं हैं, समन्वय की क्या विशेषताएं होती हैं, इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ अपन ये भी देख चुके हैं कि समन्वय की क्या आवश्यकता और महत्व है, किन कारणों से समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। और कल के जो वीडियो क्लास थी इसमें अपन ने समन्वय के सिद्धांतों की चर्चा की थी और सिद्धांतों में भी अपन ने प्रमुख रूप से 4 सिद्धांतों को देखा था जो मेरी प्योरकर फोलेट द्वारा बताए गए थे सिद्धांत, उनकी अपन ने चर्चा की थी, जो कि प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत था, प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का सिद्धांत था, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत था और सतत प्रक्रिया का सिद्धांत था। तो अपन ने इन 4 सिद्धांतों के अलावा भी कई अन्य सिद्धांतों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको जो समन्वय है उसकी प्राप्ति की विधियां या साधन के बारे में बताने जा रहा हूं कि मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन, कि समन्वय प्राप्त करने की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं। तो समन्वय प्राप्त करने की 14 विधियां बताई गई हैं और उन 14 विधियों का आज अपन इस वीडियो क्लास में अध्ययन करेंगे। तो 14 विधियों में से जो सबसे पहली विधि है समन्वय स्थापित करने की या समन्वय स्थापित करने का सबसे पहला जो साधन है वो है आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय। अब आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय का मतलब क्या है कि प्रत्येक संगठन में जो अधिकारी वर्ग होते हैं उनको अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देने का अधिकार होता है और वो अपने अधीनस्थों को आदेश और निर्देश देकर अपने जो इच्छित लक्ष्य हैं उनके अनुसार कार्य करवा सकते हैं। प्रायः सभी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत सरल विधि है कि आप समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों को कह सकते हैं कि वो आदेश और निर्देश प्रदान करें और सभी अधीनस्थ जो हैं आदेश निर्देशों का पालन करते हैं। और जब अधीनस्थ आदेश निर्देशों का पालन करते हैं और तो उससे क्या होता है कि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो पहला हुआ आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय। दूसरा है नेतृत्व द्वारा समन्वय, लीडर के द्वारा कोऑर्डिनेशन बाय पर्सनल लीडरशिप। अब एक प्रबंध के वैज्ञानिक हुए ELF ब्रीच के अनुसार समन्वय एक मानवीय क्रिया है या प्रक्रिया है और प्रबंधक अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा इसकी स्थापना करता है। मतलब समन्वय क्या है, ब्रीच ने कहा कि समन्वय जो है एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन एक्टिविटी है और प्रत्येक प्रबंधक अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा इसकी स्थापना करता है। तो ये सही है कि अच्छे नेतृत्व के द्वारा संस्था के कर्मचारियों को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। मतलब अगर नेतृत्व अच्छा है तो वो क्या करता है, अपने संस्था के कर्मचारियों के कार्यों को बहुत इफेक्टिव या प्रभावपूर्ण बनाता है तथा कर्मचारियों के भ्रम और अनिश्चितताओं एवं गलतियों को समाप्त कर देता है। मतलब कर्मचारियों में जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इल्यूजन की जो स्थिति पैदा होती है या जो अनिश्चितताओं की स्थिति पैदा होती है एवं गलतियों को वो समाप्त कर सकता है। परिणाम स्वरूप कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो ये दूसरा हुआ नेतृत्व द्वारा समन्वय। अब तीसरा है प्रभावी संदेशवहन व्यवस्था। प्रभावी संदेशवहन व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के समन्वय के लिए हमने कल भी बात की थी, संदेशवहन आवश्यक है। और समन्वय के सिद्धांतों में हमने एक सिद्धांत की चर्चा भी की थी और वो सिद्धांत था संदेशवहन का सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि संदेशवहन का जो सिद्धांत है बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि कुशल संदेशवहन के द्वारा समन्वय आसानी से किया जा सकता है। तो समन्वय के लिए संदेशवहन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो परम आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो समन्वय संदेशवहन के अभाव में संभव ही नहीं है। अगर हम इसको बहुत सूक्ष्म रूप में देखें तो कम्युनिकेशन के अभाव में या संदेशवहन के अभाव में आप समन्वय स्थापित कर नहीं सकते या समन्वय असंभव हो जाता है। समन्वय के लिए संदेशवहन किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती ही है। मतलब समन्वय करने के लिए आपको संदेशवहन की आवश्यकता किसी न किसी रूप में पड़ती है और समन्वय करने के लिए संदेशवहन जो है
वो लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, उर्ध्वगामी, अधोगामी किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि संदेशवान मौखिक ही हो या लिखित ही हो या औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उर्ध्वगामी हो या अधोगामी हो, किसी भी रूप में संदेशवान हो सकता है। कुशल संदेशवान से संस्था के सभी स्तरों पर सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। मतलब अगर संदेशवान इफेक्टिव है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो उससे संस्था के सभी स्तरों पर आवश्यक सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रबंधकों के विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कुशल संदेशवान व्यवस्था है तो प्रबंधकों के विचारों को स्पष्ट किया जा सकता है, सूचनाओं का प्रसारण सभी स्तरों पर किया जा सकता है और कर्मचारियों के संदेहों को दूर किया जा सकता है। इन सबसे कार्यों में समन्वय करने में महान योगदान मिलता है। तो संदेशवान व्यवस्था जो है अगर प्रभावशाली है, या प्रभावशाली संदेशवान व्यवस्था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपके जो है समन्वय का एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है संस्था के नीति विवरण या पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। संस्था के नीति विवरण भी समन्वय के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। मतलब संस्था के नीति विवरण जो हैं ये भी आप समन्वय के साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। नीति विवरण मतलब पॉलिसी स्टेटमेंट जो होते हैं। अधिकारी अपने कर्मचारियों को संस्था की नीतियों एवं लक्ष्यों से अवगत करा देते हैं। मतलब अधिकारियों का क्या काम है? उनका ये काम है कि वो अपने नीचे जो अधीनस्थ हैं उन अधीनस्थों को संस्था की नीतियों और लक्ष्यों से अवगत करा देते हैं। इससे कर्मचारी स्वयं ही इन नीतियों और लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने लगते हैं और यदि वे से विचलित होते हैं तो प्रबंधक उनको मार्गदर्शन दे देते हैं। तो जो संस्था की नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ भी आप समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि जब संस्था में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक अधिकारी को संस्था के नीति विवरण या पॉलिसीज़ की जानकारी होगी तो वो पॉलिसीज़ के अनुसार ही काम करेगा। और यदि वो किसी कारण से पॉलिसी के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या कार्यों में विचलन आ रहा है तो फिर प्रबंधक उसका मार्गदर्शन कर देते हैं। तो संस्था के जो नीति विवरण है ये भी हम कह सकते हैं कि नीति विवरण भी समन्वय स्थापित करने का एक साधन हो सकते हैं। नेक्स्ट है समन्वय समितियां या कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज। अब कई बार समन्वय की स्थापना के लिए समितियों की स्थापना भी की जाती है। मतलब आपको समन्वय यदि संस्था में स्थापित करना है तो उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं और इस प्रकार की जो समितियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार के जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनको मिलाकर बनाई जाती हैं जिससे कि एक दूसरे के विभाग पर निर्भर कार्यों को आसानी से निपटाया जा सके। तो समितियां जो होती हैं ये जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बनाकर बनाई जाती हैं ताकि एक दूसरे पर जो विभाग पर निर्भर कार्य हैं उनको आसानी से निपटाया जा सके। ये समितियां स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कार्य कर सकती हैं या इनकी नियुक्ति की जा सकती है। विभिन्न विभागों में समतल समन्वय की प्राप्ति के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। तो समितियां जो है कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समन्वय की स्थापना में। समन्वय के लिए आप समितियां बना दीजिए और समितियों में आप विभिन्न जो विभाग हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए कोई संस्था अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग से मार्केटिंग सभी करती है तो एक उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक उसका सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग हो गया, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को मिलाकर समन्वय समितियां बनाई जाती हैं जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे विभाग पर निर्भर कार्यों को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो ये समितियां स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी रूप से भी नियुक्त की जा सकती हैं और विभिन्न विभागों में समतल समन्वय की प्राप्ति के लिए यह विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संपर्क अधिकारी। जब विभिन्न विभागों में या उनकी क्रियाओं में हम कहते हैं कि आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है और समन्वय करना कठिन हो जाता है तो संपर्क अधिकारी भी समन्वय समितियों की भांति विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि आप लाइजन ऑफिसर की भी नियुक्ति कर सकते हैं और लाइजन ऑफिसर का काम ही होता है कि संपर्क करना, सभी विभागों में जाना, सभी विभागों में संपर्क करना और कार्यों का समन्वय करना। समन्वय अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक बात और ये भी है कि प्रायः उसकी नियुक्ति तभी की जाती है जबकि विभागाध्यक्ष आपस में समन्वय करने में असमर्थ रहते हैं। यदि मान लीजिए समन्वय समितियां बनाई जाती हैं और समन्वय समितियों में सब विभागाध्यक्ष होते हैं
और विभागाध्यक्ष यदि मान लीजिए समिति बनने के बावजूद कार्यों में समन्वय करने में असमर्थ पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में ही हम देखते हैं कि संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वरना समन्वय समितियां जो है अपने आप में सक्षम हैं, लेकिन जहां समन्वय समितियां सक्षम नहीं है, जहां विभागाध्यक्ष सक्षम नहीं है समन्वय करने के लिए, वहां पर लाइजन ऑफिसर या संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये हुआ संपर्क अधिकारी। तो संपर्क अधिकारी भी आपके समन्वय स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। नेक्स्ट है आत्म समन्वय, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। अब आजकल आत्म समन्वय को भी समन्वय की विधि माने जाने लगा है, मतलब सेल्फ कोऑर्डिनेशन को भी समन्वय की विधि माने जाने लगा है। जैसे कि अपन पहले भी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आत्म समन्वय के लिए प्रत्येक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी कार्यों को ध्यान में रखता है। मतलब सेल्फ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हर कर्मचारी जो संगठन में काम करता है दूसरे कर्मचारी के कार्यों को ध्यान रखता है और वे सभी एक दूसरे को देखकर अपने कार्यों में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दो कर्मचारी एक्स और वाई, तो एक्स वाई के कार्यों को ध्यान रखता है, वाई एक्स के कार्यों को ध्यान रखता है और सभी कर्मचारी क्या करते हैं, एक दूसरे कार्यों को देखकर आपस में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। यह अच्छी विधि है और लेकिन जहाँ कार्य अधिक जटिल प्रकृति का होता है वहाँ कार्य आत्म समन्वय जो है संभव नहीं होता। तो मतलब ये विधि तो अच्छी है आत्म समन्वय मतलब कर्मचारी अपने आप ही समन्वय बैठा लेते हैं, तालमेल बैठा लेते हैं। तो इससे अच्छी तो कोई विधि हो ही नहीं सकती जहाँ कर्मचारी अपने आप अपने लेवल पर तालमेल या समन्वय बैठा लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ कार्य बहुत जटिल नेचर का होता है, बहुत ही डिफिकल्ट नेचर का होता है, बहुत टेक्निकल नेचर का होता है, तो वहाँ आत्म समन्वय बैठाना सरल कार्य नहीं होता है। तो आत्म समन्वय भी समन्वय को प्राप्त करने की एक विधि या साधन के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजंस। अब समिति के साथ साथ सामूहिक निर्णयों को भी समन्वय की एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सामूहिक समितियां होती हैं वैसे ही सामूहिक निर्णयों को भी समन्वय की एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामूहिक निर्णयों में विभिन्न संबंधित व्यक्ति मिलकर अपने कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। मतलब समूह निर्णय में क्या होता है, विभिन्न जो संबंधित व्यक्ति हैं, जो निर्णय लेने से संबंधित व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति मिलकर अपने कार्यों के संदर्भ में निर्णय लेते हैं और अपनी समस्याओं को निर्णय से पूर्व ही समूह के सामने रख देते हैं। और वो क्या करते हैं, जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले ही समूह के सामने अपनी समस्या रख देते हैं, जिससे कि निर्णय ही समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि समन्वय करना सरल हो जाता है। तो सामूहिक निर्णयों में क्या होता है, ग्रुप डिसीजंस के द्वारा भी समन्वय को स्थापित किया जा सकता है। और सामूहिक निर्णय में क्या होता है, ग्रुप डिसीजंस में क्या होता है कि विभिन्न संबंधित व्यक्ति मिलकर अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और वे अपनी समस्याओं को निर्णय से पूर्व ही समूह के समक्ष रख देते हैं, सामने रख देते हैं, जिससे निर्णय ही समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि सरल हो जाता है समन्वय को करना। तो ये हुआ सामूहिक निर्णय। नवा है सभाएं एवं सम्मेलन, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। अब सभाएं एवं सेमिनार समन्वय स्थापित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। मतलब जो ये कॉन्फ्रेंसेस हैं या मीटिंग्स होती हैं, ये भी समन्वय स्थापित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। सभाओं तथा सेमिनारों में सभी प्रकार की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। मतलब ये सभाएं जो होती हैं या सेमिनार जो होते हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, आमतौर पर 2-3 दिन चलती हैं और इन मीटिंग्स में या सेमिनार्स में सभी समस्याओं को गहनता से सुना जाता है, उन पर विचार विमर्श किया जाता है। परिणामस्वरूप सभी कर्मचारी एवं प्रबंधक अपनी अपनी जो है समस्याएं, शिकायतों, सुझावों को खुलकर पकड़ करते हैं। क्योंकि जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, तो उसमें अपर मैनेजमेंट के द्वारा या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा नीचे के लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि वे अपनी समस्याओं, शिकायतों को या उनके द्वारा कोई सुझाव दिए जाएँ तो उन सुझावों को वो खुलकर सामने रखें। तो अधिकारी और कर्मचारी जब भी कोई मीटिंग होती है तो उन मीटिंग में अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को, अपने सुझावों को खुलकर प्रकट करते हैं, जिसका अंतोगत्वा परिणाम ये होता है कि भविष्य में समन्वय स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है। तो सभाएं और सम्मेलन भी एक अच्छा अवसर है समन्वय या तालमेल बैठाने का। नेक्स्ट है 10वां निरीक्षण, सुपरविजन। अब अधीनस्थों की प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का ये हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण साधन है निरीक्षण या सुपरविजन। तो ये बहुत प्राचीनतम साधन है और बहुत महत्वपूर्ण
साधन भी माना गया है। अधिकारी जो है वो अपने विभिन्न प्रकार की विभिन्न कर्मचारियों की क्रियाओं का निरीक्षण करके उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सकता है। मतलब अधिकारी जो होते हैं उनका काम ही यही है कि जितने भी उनके अधीनस्थ हैं उनके अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण करके उनके क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। तो निरीक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है, सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की जा सकती है, और सुपरवाइजर का काम ही सुपरविजन का है। वो देखता है कि मतलब ठीक तरीके से कार्य हो रहा है कि नहीं, कार्यों का समन्वय हो रहा है कि नहीं, और यदि ऐसा लगता है तो सुपरवाइजर जो है वो कार्यों में समन्वय बैठाने का कार्य करता है। 11th है सुदृढ़ संगठन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक अच्छी संगठन संरचना समन्वय स्थापित करने में महान योगदान दे सकती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यदि वो अच्छा है तो समन्वय स्थापित करने में बहुत योगदान मिलता है। संगठन संरचना विभिन्न अधिकारियों एवं अधीनस्थों से लंबवत एवं समतल संबंधों का निर्माण करती है। अब संगठन संरचना जो है या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो विभिन्न अधिकारियों और अधीनस्थों से लंबवत एवं समतल संबंधों का निर्माण करती है। इन संबंधों में स्पष्टीकरण से समन्वय करना सरल हो जाता है। तो सुदृढ़ संगठन संरचना हो गई तो समन्वय करना आसान काम माना जाता है। नेक्स्ट है आगमन प्रशिक्षण या इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? जब कर्मचारी संस्थाएं पहली बार प्रवेश लेते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब कर्मचारी संस्था में एंट्री लेता है, प्रवेश लेता है, तब उन्हें आगमन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तब उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें उनको संस्था की विभिन्न क्रियाओं से अवगत कराया जाता है, जिसे हम इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं इन सब में इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं ताकि जो नए नियुक्त कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उनको संस्था के बारे में समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संस्था की नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवहार के मानदंडों, संगठनात्मक मूल्य, मान्यताओं तथा संस्था के इतिहास से अवगत कराया जाता है। तो जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है या आगमन प्रोग्राम होता है, आगमन प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो भी कर्मचारीगण उसमें आए हैं उन्हें संस्था की नीतियों से, नियमों से, प्रक्रियाओं से, व्यवहार के मानदंडों से और संगठनात्मक मूल्य, मान्यताओं तथा संस्था के इतिहास से अवगत कराया जाता है। इन सबकी जानकारी होने पर कर्मचारी पुराने कर्मचारियों के साथ आसानी से समन्वय स्थापित कर लेते हैं। मतलब जब उसे नए कर्मचारी को या नए नियुक्त कर्मचारी को जब संस्था की नीतियों के बारे में बताएंगे, नियमों के बारे में बताएंगे, प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे, व्यवहार के मानदंडों के बारे में बताएंगे या संस्था के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो ऐसी स्थिति में संस्था के जो नए कर्मचारी हैं वो पुराने कर्मचारियों के साथ आसानी से समन्वय तालमेल बैठा लेते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक समन्वय या इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। प्रभावी समन्वय के लिए औपचारिक तरीकों के साथ साथ अनौपचारिक रूप से समन्वय को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब प्रभावी समन्वय के लिए क्या करते हैं हम? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए औपचारिक के साथ साथ फॉर्मल जो तरीके हैं जो भी मैंने आपको बताए उन फॉर्मल तरीकों के साथ साथ अनौपचारिक या इनफॉर्मल तरीकों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। अनौपचारिक समन्वय के लिए लोगों में आपसी स्नेह एवं सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब इनफॉर्मल जो आपका कोऑर्डिनेशन है उसके लिए लोगों में आपसी स्नेह और सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लोगों में सहयोग की भावना विकसित होती है जो समन्वय के लिए परम आवश्यक है। तो ये हुआ अनौपचारिक समन्वय, ये भी एक समन्वय स्थापित करने की विधि मानी गई है। और लास्ट है प्रेरणा प्रलोभन, इंसेंटिव। समन्वय के लिए संस्था के सदस्यों को प्रेरणा प्रलोभन भी दिया जाता है। मतलब समन्वय करने के लिए संस्था अपने सदस्यों को इनिशिएटिव भी देती है, इंसेंटिव भी देती है, इंसेंटिव या प्रलोभन भी देती है। ऐसे प्रलोभन दिए जाने चाहिए जिनसे सभी सदस्यों के आपसी हितों को साधा जा सके। मतलब जो प्रलोभन दिए जाए संस्था के द्वारा वो ऐसे प्रलोभन हो जिससे कि सभी सदस्यों के आपसी हितों को साधा जा सके। उदाहरण के लिए संस्था में लाभ भागीता को अपनाकर सरलता से समन्वय बैठाया जा सकता है। मतलब आप वर्कर्स को प्रॉफिट शेयरिंग में शामिल करके समन्वय आसानी से बैठा सकते हैं। तो प्रेरणा प्रलोभन भी एक तकनीक है जिसके द्वारा कि समन्वय की स्थापना की जा सकती है। तो
तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको आज अभी कुछ समन्वय प्राप्ति की विधियां या साधन, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ अचीविंग कोऑर्डिनेशन बताए। तो एक बार मैं पुनः 14 के 14 जो समन्वय प्राप्ति के साधन हैं इनको आपकी सुविधा के लिए रिपीट कर देता हूँ। ये पहला है, इसमें आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय चेन ऑफ कमांड। दूसरा, नेतृत्व द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बाय पर्सनल लीडरशिप। तीसरा, प्रभावशाली संदेशवान व्यवस्था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। चौथा, संस्था के नीति विवरण, पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। पांचवा, समन्वय समितियां, कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज। छठा, संपर्क अधिकारी, लाइजन ऑफिसर। सातवां, आत्म समन्वय, सेल्फ कोऑर्डिनेशन। आठवां, समूह निर्णय, ग्रुप डिसीजंस। नवा, सभाएं एवं सम्मेलन, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। 10वां, निरीक्षण, सुपरविजन। 11वां, सुदृढ़ संगठन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 12वां, आगमन प्रशिक्षण, इंडक्शन प्रोग्राम या इंडक्शन ट्रेनिंग। 13वां, अनौपचारिक समन्वय, इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन। और 14वां और अंतिम, प्रेरणा या प्रलोभन, इंसेंटिव। तो ये हम कह सकते हैं कि ये समन्वय प्राप्ति के साधन या विधियां हैं, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, ये जो भी टेक्निक्स मैंने आपको समन्वय प्राप्ति की बताई आपके समझ में आ गई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।